किसी भी आम बच्चे की तरह 1950 के दशक में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था पाब्लो। बचपन से ही पाब्लो अपराधी प्रवृत्ति का था, लेकिन छोटी मोटी चोरियां करना उसका काम था। इलाके के लोग उससे दहशत खाते थे, क्योंकि वो हर किसी से पंगा ले लेता था और न सिर्फ झगड़ा करता था, बल्कि इस हद तक झगड़ा करता था कि अगले को कोई बड़ा नुकसान कर देता था। इसीलिए उसकी उम्र के बच्चे बड़े सब उससे बचने की कोशिश करते थे। कोई उसके सामने नहीं आना चाहता था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं। उसी तरीके से किसी बड़े अपराधी के बारे में बचपन से ही लोगों को दिखना शुरू हो जाता है कि वो किस राह जा रहा है। लेकिन किसी को इसका भी अंदाज़ा नहीं था कि पाब्लो बड़े होकर के इतना बड़ा ड्रग किंग बनेगा कि देश की सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया की सरकारें हिल जाएंगी। पाब्लो एस्कोबार के अपराध की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब कोलंबिया में ड्रग्स का कारोबार तो होता था, लेकिन कोई कार्टेल नहीं था, यानी कोई संगठित अपराध का संगठन नहीं था जिसको कोई हैंडल कर रहा हो। छुटपुट ड्रग के डीलर थे जो कि अपने देश, अपने इलाके में ही ड्रग का कारोबार करते थे, और न संगठित होने की वजह से तमाम तरीके की दिक्कतें अपराधियों के सामने आती थीं और पुलिस को भी इस नेटवर्क को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि कोई संगठित नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। इसीलिए पुलिस की तरफ से भी लापरवाही ये कि इनको हैंडल करने के लिए कोई ऐसी टीम नहीं बनाई गई थी जो कि इनको पकड़ने का काम करती, ड्रग के कार्टेल को रोकने का काम करती। इसी बीच 1970 के दशक में एंट्री होती है पाब्लो एस्कोबार की। उसने न सिर्फ कोलंबिया में बल्कि देश के बाहर दूसरे देशों में भी ड्रग का कार्टेल करना शुरू कर दिया। यानी ड्रग्स का वो कारोबार जो न सिर्फ संगठित था, बल्कि इतिहास में पहली बार ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने सरकार की नींदें उड़ा दी। पुलिस के लिए इस नेटवर्क को कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि पाब्लो एस्कोबार की एक कहावत थी, या तो रिश्वत लो या फिर जान दो। यानी जो भी उसके नेटवर्क को दिक्कत पैदा करता था या पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती थी, उसको वो मार देता था। पहले उन लोगों को लालच दिया जाता था, और अगर इतने पर भी वो नहीं मानते थे तो उनका कत्ल कर दिया जाता था। पाब्लो एस्कोबार के खाते में 2000 से ज़्यादा हत्याओं का जिम्मा था जो इस ड्रग कार्टेल के रास्ते में आई थी। इनमें पुलिस, अफसर, सरकार के लोग, नेता और तमाम आम आदमी थे जो कि उसके रास्ते का रोड़ा बनना चाहते थे। पाब्लो एस्कोबार ऐसे पाब्लो एस्कोबार नहीं बना। उसने सबसे पहले जब ड्रग के धंधे में अपना हाथ रखा, उससे पहले जो छुटपुट माफिया लोग थे जो छोटी मोटी डील किया करते थे, उन सब की एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि आज से इस कार्टेल का जिम्मा मेरे हाथ में रहेगा, और अगर किसी ने मुखालफत की तो उसके बाद उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद कोलंबिया के तमाम इलाकों के जो छोटे मोटे डीलर थे वो बेहद नाराज़ हो गए। उन्होंने फैसला किया कि पाब्लो एस्कोबार को पहले ही रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से उन पर हावी न होने पाए। उन लोगों ने प्लान बनाया और पाब्लो एस्कोबार को मारने के लिए साजिश भी रची, लेकिन शायद पाब्लो को पहले से ही पता था कि जब इस धंधे में वो वर्चस्व हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा तो ये लोग उसकी मुखालफत करेंगे, लिहाजा उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। बताते हैं कि उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा उसने इस बात में खर्च कर दिया कि जो उसके विरोधी हैं उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने आसपास के इलाकों से बदमाशों की एक टीम बनाई, उन लोगों को हथियार दिए, पैसे दिए, और जिसने मुखालफत की थी उन सब का कत्ल करवा दिया। इतने खतरनाक इरादों के साथ उसने इस धंधे में कदम रखा कि इस घटना के बाद, जिसमें करीब 17 छोटे मोटे डीलर्स को उसने कत्ल कराया था, उसके बाद हलचल मच गई और लोगों के पास विकल्प नहीं बचा कि इसकी शरण में न जाएं तो क्या करें। हालांकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि अभी पाब्लो एस्कोबार ने इस धंधे में हाथ रखा है और उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ये पाब्लो की ही तरीका था, पाब्लो का ही ये प्लान था कि वो सब कुछ खर्च करके पहले इस धंधे की जड़ों तक जाएगा, इस पर काबिज होगा और उसके बाद फिर अपना नेटवर्क फैलाएगा, और उसने ये ऐसा ही किया। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि वो धीरे धीरे इतना अमीर होता चला गया कि वो हर एक पार्टी, हर एक देश के ड्रग कार्टेल का किंग पिन बन गया, और वो जिस तरह से चाहता था, जहाँ चाहता था और जितनी मात्रा में चाहता था वो ड्रग की सप्लाई करता था। पुलिस का नेटवर्क और तमाम प्रशासन के लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि उसने पहले ही या तो रिश्वत खिलाई होती थी या फिर इतना धमका दिया जाता था कि अगर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो उसकी जान जानी तय थी। पाब्लो एस्कोबार ने जब अपने धंधे को बढ़ाना शुरू किया तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा मेडलिन ड्रग कार्टेल, यानी उस इलाके का वो सबसे बड़ा संगठन जिसके अंडर में तमाम ऐसे नेटवर्क के लोग आते थे
जो छोटे मोटे या तो धंधे कर रहे थे या दूसरे देशों से ड्रग की सप्लाई कोलंबिया की तरफ या कोलंबिया से बाहर की तरफ कर रहे थे। उसने पैसों के बल पर उन सबको काबू में किया और बहुत सारी हत्याएं कराईं। अगर रिकॉर्ड्स पर यकीन करें तो उस वक्त यानी 1970 के दशक में पाब्लो एस्कोबार ने अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए $16 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च की थी। यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो यह रकम करीब 500 करोड़ के आसपास होती है। 500 करोड़ रुपए खर्च करके उसने उस वक्त अपने विरोधियों को ख़त्म किया था ताकि वो एक छत्र राज कर सके। उसके बारे में तमाम किस्से कहानियाँ अभी भी प्रचलित हैं कोलंबिया में और उस इलाके में जहाँ पर लोग ड्रग का अभी भी कारोबार करते हैं। उस समय यूनाइटेड स्टेट में इस पर रोक लगाने के लिए बड़ी भारी भरकम टीम तैयार की गई थी, जिससे कि किसी तरीके से ड्रग्स उनकी तरफ ना आ पाए या फिर इसका कारोबार ना हो पाए। लेकिन पाब्लो एस्कोबार किसी से भी नहीं खौफ खाता था और वो लगातार अपने धंधे को न सिर्फ बढ़ाता जा रहा था बल्कि सरकार के लिए भी खतरा पैदा करता जा रहा था। पाब्लो एस्कोबार के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। बताते हैं कि धीरे धीरे उसने 90 के दशक से कुछ वक्त पहले इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि उसको पैसे रखने में दिक्कत होती थी। उसके पास कई ऐसी जगह थी जहां पर वो पैसों की गड्डियां यानी डॉलर्स की गड्डियां इकट्ठा करता था और हर साल करीब $1 बिलियन की रकम केवल चूहे या दीमक उतर जाते थे। और उसके पास सुरक्षा के इतने इंतजाम होने के बावजूद भी इस पर वो रोक नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि आमतौर पर ये भंडार गृह जिनमें नोटों की गड्डियां रखी जाती थी वो समाज और दुनिया से छुपी हुई जगहों पर होती थी, जहां कानून की नज़र न पहुंच सके, लोग न जान सके। और ऐसी अंधेरी संकरी बिल्डिंगों में वो नोटों की गड्डियां रखता था और वहां पर चूहों का आतंक था। और कई बार ऐसा हुआ कि ट्रकों में भरकर डॉलर कुतरे हुए सड़कों पर फेंके गए, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार की अथाह संपत्ति को दीमक चाट रही थी या फिर चूहे कुतर जा रहे थे। इतना ही नहीं, पाब्लो एस्कोबार के बारे में मशहूर है कि जब उस पर कानून का शिकंजा कसने की सरकारों ने कोशिश की तो उसने एक ऑफर दिया कि वो खुद अपने नेटवर्क को बंद करके एक जेल में रहना चाहता है और इसके लिए वो खुद अपनी एक जेल बनवाएगा। शुरुआत में तो सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से नवयुवक और तमाम लोग ड्रग की चपेट में आ रहे थे, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चुनाव होने वाले थे और उसने इस बात की घोषणा खुलेआम कर दी कि अगर सरकार चाहे तो वो अपने सारे नेटवर्क को बंद कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें मानी चाहिए। और वो शर्तें इतनी अजीबोगरीब थीं, फिर भी सरकार उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गई। दरअसल पाब्लो ने कहा कि वो अपने पूरे नेटवर्क को बंद कर देगा, बशर्ते उसको खुद की एक जेल बनाने की इजाज़त दी जाए, जिस जेल में वो अपने हिसाब से तमाम सुविधाएं रखेगा, लेकिन पुलिस इसके आसपास भी फटकनी नहीं चाहिए। आखिरकार कोलंबिया की सरकार ने इसकी इजाज़त दी और इस इजाज़त के बाद उसने एक भव्य जेल बनाई। भव्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेलों में जिस तरह की सुविधाएं होती हैं उस तरह की तमाम सुविधाएं न हो करके ऐसी सुविधाएं थी वहाँ पर जिनको लग्जूरियस फैसिलिटीज़ कहा जाएगा। उसने अपनी जेल के भीतर एक रेस कोर्स बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, अपना खुद का डिस्क और क्लब बनवाया और तमाम रेस्टोरेंट भी अपने खुद के लिए बनवाया जिसमें वो और उसके परिवार के लोग इस्तेमाल कर सकते थे। और इस सब के साथ उसने एक और शर्त रखी कि इसके आसपास भी पुलिस नहीं आनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरकार न सिर्फ इस बात के लिए मानी, बल्कि प्रशासन और सरकार के लोग ये भी जानते थे कि पाब्लो एस्कोबार जेल के भीतर से ही अब अपना ड्रग कार्टेल चलाता है, जहां पर न सिर्फ वो सुरक्षित है बल्कि वो अपनी मर्जी से इस बिजनेस को कर रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। जेल के भीतर से ही अपना नेटवर्क चलाते हुए पाब्लो एस्कोबार ने अपने साम्राज्य को और बढ़ा लिया। इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि उसकी हिमाकत इस तरह की हो गई कि एक बार उसने राजनीति में जाने की सोची तो उसने सरकार को एक बड़ा ऑफर दे डाला। और वो ऑफर ये था कि अगर उसको राजनीति में सेफ तरीके से आने दिया जाए तो देश यानी कोलंबिया के ऊपर जितना भी कर्ज है वो एक बार में, एक मुश्त में वो अपनी जेब से चुका देगा। और उस वक्त जितना कर्ज था वो करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इतनी रकम वो अपनी जेब से चुकाने के लिए तैयार था, बशर्ते उसको सेफ तरीके से राजनीति में आने दिया जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो। या यहाँ तक कि उसने ये भी शर्त रखी कि उसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो भी बंद कर दिए जाएं, उसके बाद वो शांति का जीवन जिएगा। ये शर्त ऐसी अजीबोगरीब थी जिसको सरकार खुलेआम नहीं मान सकती थी, लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस पर डील करने के लिए सरकार ने कोशिश भी की, लेकिन बात बनी नहीं, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन फिर भी सरकार चाहती थी कि कुछ पैसे चुका करके वो शराफत के रास्ते में आ जाए। ऐसे ही एस्कोबार के बारे में बहुत से किस्से हैं। एक बार एस्कोबार ठंड के समय में अपनी गाड़ी से जा रहा था, एसी खराब हो गया और रास्ते में कोई और ऑप्शन नहीं था। इसकी वजह से उसने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई और वहीं जंगल में
उसने डॉलर्स के नोट जलवा करके गर्मी पैदा की और उससे तापने के बाद वो आगे बढ़ा। और बताते हैं कि उस वक्त जितने डॉलर्स उसने ठंड मिटाने के लिए जलाए थे उनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी। पाब्लो एस्कोबार पैसों को खर्च करने के मामले में बेहद माहिर था और उसका एक ही सूत्र था कि या तो मेरे साथ मिल जाओ या तो गोली खाओ। रिश्वत देने के नाम पर वो कभी नहीं चूकता था, इसलिए तमाम अधिकारी, पुलिस वाले, ड्रग कार्टेल के लोग, बाकी जितने भी प्रशासन के लोग थे उसके साथ मिले हुए थे। यहाँ तक कि कई सरकार के लोगों को भी वो फंड करता था। उस वक्त बताते हैं कि जब सरकार के लिए चुनाव होता था, पाब्लो एस्कोबार के पास चंदा मांगने वाले लोगों की हर तरफ की भीड़ होती थी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो सबको बराबरी से देता था। यहाँ तक कि उसकी गरीबों में भी रॉबिन हुड की इमेज थी। उसने पूरी दुनिया में 800 मकान बनवा रखे थे, जिनमें या तो खुद जाता था या फिर तमाम ऐसे संगठन या संस्थान चलाता था जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। यानी ड्रग के पैसे से समाज कल्याण भी पाब्लो एस्कोबार करता था। पाब्लो एस्कोबार अपने पैसों के दम पर तमाम ऐसी भी चीज़ें करता था जो आम अपराधी के लिए करना मुश्किल है। उसने अपने लिए खुद की एयर स्ट्रिप बनवाई, अपने लिए खुद का जहाज़ बनवाया, अपने लिए खुद की तमाम ऐसी चीज़ें खरीदी जो कि आम तौर पर अपराधी नहीं खरीद पाते हैं। यहाँ तक कि पाब्लो एस्कोबार ने अपने ऐशो आराम के लिए एक पूरा द्वीप खरीद डाला, जिस पर उसका परिवार, उसके मित्र और ड्रग कार्टेल के तमाम लोग मौज मस्ती के लिए भी जाते थे और ये सब सरकार की जानकारी में था। बावजूद इसके कोई इस पर रोक नहीं लगा सकता था क्योंकि तमाम लोग उसकी मुट्ठी में थे। पाब्लो एस्कोबार ने जिस जेल को बनवाया था उसका नाम था कैथेड्रल जेल। यानी उसने अपने खुद के लिए जेल बनवाई थी क्योंकि उसको डर था कि किसी दिन उसको किसी न किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए उसने खुद ही अपने लिए तय कर लिया कि वो जेल में रहेगा। बताते ये हैं कि एक बार उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और अदालत उसके खिलाफ फैसला देने ही वाली थी, लेकिन ये कतई पाब्लो को गवारा नहीं था, लिहाजा उसने अपने लोगों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलंबिया पर फायरिंग करवा दी, जिसमें कई लोग मारे गए, जजेस की भी जान गई। इसके बाद सरकार ने इस मुकदमे को ही बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि पाब्लो के आतंक का आलम ये था कि न सिर्फ सरकार, जुडिशरी, पुलिस, प्रशासन, ड्रग कार्टेल के लोग और उसके विरोधी सब उससे डरते थे। इसी के साथ उसकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पाब्लो एस्कोबार घिर जाएगा। इसीलिए उसने राजनीति की शरण में जाने की कोशिश की। तमाम कोशिशों के बावजूद उसको इस पर सफलता नहीं मिली। हालांकि उसका सपना था कि वो एक बार वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने और इसके लिए जितनी भी रकम खर्च होनी थी उससे ज़्यादा की रकम उसने इकट्ठा कर ली थी और इसी कोशिश में वो लगातार लगा हुआ था। लेकिन 1990 के दशक के खात्मे तक, यानी 1992-93 के आसपास, सरकार और प्रशासन के साथ साथ विरोधी इतने हावी होने लगे थे कि उसके ड्रग कार्टेल को लगातार खतरा पैदा हो रहा था। उसके कई कंसाइनमेंट पकड़े गए जिसको उसने समुद्र में ही डुबो दिया। वो कार्टेल को नेटवर्क में ले जाने के लिए अपनी खुद की पनडुब्बियां इस्तेमाल करता था, जिसमें उसके लोग होते थे और ड्रग की बड़ी खेप होती थी। उस वक्त पाब्लो के नेटवर्क में जिस तरह की खेप देश से बाहर और पूरे यूरोप में और अमेरिका में जाती थी, वो इमेजिन करना ही मुश्किल था। एक दिन में 70-80 टन ड्रग्स इधर से उधर होती थी और उसको कोई नहीं रोक पाता था क्योंकि सब उसके नेटवर्क के लोग थे। इसी तरह उसने 1992-91 के आसपास फिर से एक बार कोशिश की। कोलंबिया में चुनाव होने वाले थे और कई ऐसे कैंडिडेट थे जो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पाब्लो ने एक विरोधी को रोकने के लिए उस पर गोली चलवा दी। इसके बाद तमाम लोग उसके विरोध में आ गए और उसको ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई। ये बात है दिसंबर के महीने की 1993 की, जब लगातार पुलिस और प्रशासन उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन पाब्लो हर बार चकमा दे रहा था। 2 दिसंबर 1993 को लेकिन वो चकमा नहीं दे पाया और तमाम ऐसे लोगों ने उसे घेर लिया जो उसकी जान के दुश्मन थे। बताते हैं कि उस वक्त 3 तरफ से वो घिर चुका था। एक तरफ पुलिस की टोली थी, एक तरफ ड्रग कार्टेल के लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जिसको पाब्लो ने अपने नेटवर्क के टाइम में, अपने अच्छे दिनों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। लिहाजा जब पाब्लो एस्कोबार तमाम तरीके से घिर गया तो उसने ये फैसला किया कि वो किसी के सामने, किसी के हाथ नहीं आएगा और उसने भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी मजबूत थी और कई लोग उसमें शामिल थे। भागने के दौरान ही पाब्लो एस्कोबार को पुलिस ने मार गिराया। तो इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को चलाने वाले पाब्लो एस्कोबार की मौत हुई। कोलंबिया के राष्ट्रपति का सपना देखने वाले इस आदमी ने तमाम वो काम किए जो एक अपराधी
नहीं करने की सोच सकता है, लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ उसने तमाम लोगों को डरा धमका करके अपने इतने बड़े कार्टेल को खड़ा किया, सरकार को मजबूर किया कि उसके लिए जेल बनवाई जाए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसने एक ऐसा ऑफर सरकार को दिया जिससे कि पूरे देश का कर्जा चुक जाएगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और आखिर में अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसके किस्से कहानियां आज भी जिंदा हैं और ड्रग कार्टेल में काम करने वाला हर कोई आदमी, किसी को जाने या नहीं जाने, लेकिन पाब्लो एस्कोबार के नाम को हमेशा याद रखेगा। तो एक किस्सा ऐसा भी में आज की कहानी बस इतनी ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ भारत से। नमस्कार।